तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है बस्तर साइंस एकेडमी। और लेक्चरर की तैयारी करने के साथ साथ ही अब मेरे इस चैनल पे आने वाला है नीट और जेई के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे सिलेबस। ठीक है, 1 बाय 1 या 1 डे के गैप में या फिर रेगुलर बेसिस पर मेरे इस चैनल पर नीट और जेई के लिए क्लासेस आने वाले हैं। तो जो भी नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं वो सब के सब मेरे चैनल से जुड़े रहो, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बांटो, ताकि जिन लोग क्लासेस नहीं ले पाते हैं उनका हेल्प हो पाए। और आप सभी का रिस्पांस अगर अच्छा रहा तो फिजिक्स के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स का भी मैं व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो आज हम लोग अल्फा डीके पिछले क्लासेस में पढ़े हैं। तो अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके मतलब न्यूक्लियर डीके पढ़े हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अल्फा डीके। जिस सभी अल्फा और बीटा और गामा इन तीनों का प्रॉपर्टीज मैं बता चुका था पिछले क्लासेस में। जो नहीं देखे हैं वो जाकर पिछला वीडियो मेरा देखें, न्यूक्लियर डीके से रिलेटेड। और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर डीके का पहला अल्फा डीके। तो अल्फा डीके स्टार्ट करते हैं, है ना। अब समझते जाना, स्टार्ट कर रहे हैं हम अल्फा डीके। अल्फा डीके, तो अल्फा डीके क्या होगा? अच्छा, कोई भी न्यूक्लियस है, कोई भी न्यूक्लियस एक्स, ठीक है, जिसका ये है जेड नंबर और मास नंबर ए है, ठीक है, इसे ध्यान रखें। ये कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है। अब क्या करेगा ये? ठीक है, टूट रहा है मतलब कि देखना, अल्फा निकलेगा बाहर, अल्फा निकलना चाहिए। अल्फा मतलब क्या बोला था मैं? हीलियम। हीलियम ही होता है, ये एक्चुअल में है क्या चीज? अल्फा ही है ना। उसको मैं ऐसा लिख दिया हूं। अब अगर दो निकल गया, इसका मतलब इस जेड में दो यहां चला गया तो यहां कितना बचेगा? z-2 है कि नहीं। और यहाँ 4 चला गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? a-4। देख लो, है कि नहीं। 4 4 कटा a, 2 2 कटा z। क्लियर है। यहाँ पे क्या जाएगा? y प्लस क्या आएगा? q मतलब एनर्जी, Q मतलब एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, एनर्जी का एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं, एनर्जी मतलब Q। ठीक है, Q, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक नया टॉपिक बना दिया मैं इसी को। क्या टॉपिक बना दिया? इसी के साथ साथ चल रहा है, एक तो छोटा टॉपिक खत्म करता हूं, फिर यहां से फिर कंटिन्यू करेंगे। इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, है ना। जो Q का जो फॉर्मूला था वही डिसइंटीग्रेशन का था। Q का फॉर्मूला मैं आप लोग को बताया था, क्या बताया था? इनिशियल मास माइनस फाइनल मास इनटू सी स्क्वायर। मैं इतना बता चुका था, लेकिन इसी का एक और फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लें इस फॉर्मूले को, तो ये इनिशियल माइनस फाइनल है जब मास हो, लेकिन जब एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और जब एनर्जी का यूज करोगे तो सी स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है ना। मास हो तो इनिशियल माइनस फाइनल, और काइनेटिक एनर्जी है तो फाइनल माइनस इनिशियल। इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, है ना। और इसी को क्यू वैल्यू भी कहते हैं। तो क्यू वैल्यू के दो फॉर्मूले। क्लियर। तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालने के लिए बोला जाए तो ये रहा। ठीक है, तो हम लोग अभी अल्फा, जो यहाँ पे अल्फा निकला है बाहर, उसका डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकालेंगे, है ना। मैं पहले भी आप सभी को कहा हूं, ये बात बोला हूं, क्या बोला हूं? यह बात बोला हूं कि सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन जान जाना ही डीके को जान गए ऐसा नहीं होता। इसका सॉल्यूशन प्रॉपर वे पे जानिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, आपसे छूटेगा नहीं। और मैं आपको पहले ही कहा हूं कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ आपका रैंक बनेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं, आगे चलते हैं अपन। तो ये देखिए, ये हो गया, ये समझ में आ गया, नॉर्मल चीज है ना। तो यहां से समझ में आ रहा है कि किसी भी न्यूक्लियस से
जब अल्फा बाहर निकल जाता है, जब अल्फा बाहर निकलता है अल्फा डीके होना कहलाता है। अल्फा डीके अगर हो रहा है तो जो भी न्यूक्लियस बनेगा उस न्यूक्लियस का मास 2 से कम हो जाएगा, मास 4 से कम होगा, है ना, और नंबर 2 कम हो जाएगा। क्लियर बात है, इतना आप लोग याद रखें इसको। अगर मैं अच्छा, जो अल्फा है, अल्फा का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना होता है? लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना। आप लोग इस बात को याद रखेंगे, है ना। अब चलो इसी को ध्यान से देखना, ये बना दिया मैं x, क्लियर। तो जो इधर है ये, इसको क्या बोलते हैं बोला था मैं? पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? पेरेंट। और पेरेंट न्यूक्लियाई कैसा है? अनस्टेबल है। कैसा है? अनस्टेबल। तभी तो अल्फा डीके करेगा ना, जो अनस्टेबल पार्टिकल रहते हैं वही डीके करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक्स है, एक्स एक न्यूक्लियस है जो कि अनस्टेबल है ना। इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। ये क्या करेगा? 2 टुकड़ों में टूटेगा, 1 2, ठीक है। ये क्या है? अल्फा, और ये क्या है? वाई। इसको बोलते हैं, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। और ये क्या है? डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। अच्छा सुनना ध्यान से, प्लस जब पेरेंट न्यूक्लियाई से अल्फा निकल जाता है बाहर तो जो बचा हुआ चीज है वो कहलाता है डॉटर न्यूक्लियाई। याद रखेंगे आप लोग, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हमेशा के मतलब ये किस में है? रेस्ट में है। किस में है ये? रेस्ट में। रेस्ट मतलब इसका मोमेंटम होगा क्या? ये पी आई लिखा हूं मतलब इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना? 0। 0 मतलब ये कहीं भाग दौड़ नहीं रहा, चुपचाप एक जगह में रखा हुआ है। और रखे रखे क्योंकि अनस्टेबल है तो ये अल्फा अपना निकाल देगा। अल्फा जब निकालेगा तो फिर क्या होगा? एक नया न्यूक्लियाई बनेगी जिसको डॉटर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। डॉटर न्यूक्लियाई का कोई ना कोई मास होगा। मास को मैं बोल रहा हूं एम डी। ये किसका मास है? डॉटर न्यूक्लियाई का मास एम डी, ठीक है। उसी प्रकार इसका मास होगा, इसका मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ अल्फा। क्लियर बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है और नहीं होना चाहिए। अब जो डॉटर न्यूक्लियाई है, अब देखो ये ऐसा एक चुपचाप रखा हुआ है, जैसे ही अलग होगा जो चीज इधर भागेगा वो दूसरे चीज को इधर धक्का देगा ना। जैसे अल्फा अगर इधर भागा तो ये डॉटर न्यूक्लियाई को इधर धक्का देगा। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक मोशन में आता है, गति करता है, तो दूसरा भी अपने आप गति करेगा, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसका मतलब ये बाहर निकला, जैसे कोई ना कोई स्पीड होगा तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा वी अल्फा, इसका वेलोसिटी होगा कोई ना कोई वी डी। अब देखो इनका मास भी है, वेलोसिटी भी है, इसका मतलब मोमेंटम होगा, संवेग बोलते हैं जिसको। इसका सिर्फ मास है लेकिन वेलोसिटी क्या है? 0, क्योंकि रुका हुआ है, रेस्ट में है। तो वेलोसिटी 0 है इसलिए मोमेंटम 0 है ना। यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मतलब ये दोनों को मिलाकर, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम प्लस, है ना, किसका मोमेंटम? अल्फा का मोमेंटम, पी अल्फा। क्लियर है, याद रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखना यहीं पे, मोमेंटम और एनर्जी, है ना, ये हमेशा क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज कंजर्व मतलब ये यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ, यूनिवर्सल कंजर्वेशन लॉ के तहत, है ना, ये कहलाता है कि मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम और एनर्जी ये सब हमेशा कंजर्व रहते हैं। हमेशा, ये कभी भी वायलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। कंजर्वेशन लॉ कभी भी टूटेगा, बदलेगा नहीं। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब जितना मतलब इनिशियल मोमेंटम जितना है उतना क्या रहेगा? फाइनल मोमेंटम रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम का वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा पी डी प्लस
पी अल्फा, ये क्या है फाइनल, और इक्वल टू इनिशियल, इनिशियल कितना है 0, ठीक है ना। पी आई का वैल्यू क्या है 0, 0 रख दिया, ऐसा आ गया। इसको ध्यान से यहाँ पे अगर देखोगे तो पी डी इज इक्वल टू माइनस पी अल्फा। तो यहाँ पे चीज समझ में आ रही है कि इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम दोनों बराबर होगा, बराबर है ना, बराबर होगा मतलब दोनों का मास बराबर नहीं होगा, दोनों का वेलोसिटी बराबर नहीं होगा। जिसका मास ज्यादा है उसका स्पीड कम होगा, जिसका मास कम है उसका स्पीड ज्यादा होगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन, जिसको क्या बोलते हैं मोमेंटम, वो हमेशा बराबर होगा। डायरेक्शन कैसे है अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक उधर भागेगा तो दूसरा पीछे साइड भागेगा। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका मतलब आप समझ गए कि मोमेंटम, डॉटर का मोमेंटम और अल्फा का मोमेंटम हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और माइनस क्या बता रहा है, माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है माइनस, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि दोनों का मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट है। वह अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू से बात करें, है ना, अगर वैल्यूज पे बात करें, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पर, डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें, उसके डायरेक्शन से मतलब ना रखें, तो माइनस का यहाँ कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर मैं यह कह सकता हूं कि पी डी का वैल्यू क्या होता है, पी डी का एम डी इंटू वी डी, ठीक है। और पी अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम अल्फा वी अल्फा। अब ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, एक फॉर्मूला लाने के लिए। ये वी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम डी। ये वाला मैं अभी यूज करूंगा, ये इक्वेशन को यूज करूंगा डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला निकालने के लिए। अब देखिए ये हुआ हमारा कुछ बातें, सिर्फ स्टार्ट हुआ है अभी, अभी घबराइए मत, आपको सब समझ में आएगा, है ना, चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब करा दूंगा तैयारी, ठीक है। वो गाना सुने ना, किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, ठीक है। तो इंतजार खत्म हुआ, ये वीडियो आ चुका है। तो बिल्कुल भी कहीं पर भी किसी को कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट किया करें, मुझे कैसे मालूम चलेगा कि आपको कोई दिक्कत है या नहीं है। और आप जब कमेंट करते हैं या लाइक करते हैं तो मुझे मालूम चलता है कि मेरा ये जो वीडियो है वो आपके काम आ रहा है, आपके लिए यूज हो रहा है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है जनरली कि मैं मेहनत तो कर रहा हूं लेकिन ये किसी का काम नहीं आ रहा, और अगर ये किसी का काम नहीं आएगा तो मेरे पढ़ाने से क्या फायदा। मैं तभी मेहनत करूंगा जब आप लोगों का मदद हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हेल्प मिल रहा है मुझसे तो कमेंट करके बताएं कीजिए, लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर किया कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो, ठीक है। यहाँ कोई चार्जेस तो नहीं लग रहा, इट इज निःशुल्क, है ना, और ये निःशुल्क है वो आप लोग के लिए, ठीक है। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मेरे पास पेमेंट ठीक ठाक है मेरे पास, लेकिन जिन चीजों से मैं वंचित रहा अपने लाइफ में, उन चीजों से वंचित रहने नहीं दूंगा फिजिक्स वालों को, इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो यहां तक मैं क्या बात किया, एक न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस अनस्टेबल था, है ना, और अनस्टेबल से क्या निकला, अल्फा बाहर निकल गया, अल्फा बाहर निकला तो जो बचा वो डॉटर न्यूक्लियाई। अल्फा अल्फा जब डिके होता है तो जो डॉटर न्यूक्लियाई होता है उसमें से मास नंबर और, ठीक है, और एटॉमिक क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन नंबर या इलेक्ट्रॉन नंबर, क्या प्रोटॉन नंबर, है ना, दो से माइनस हो जाता है, 4 से माइनस हो जाता है। अब इसको डॉटर बोलते हैं, इसको अल्फा बोलते हैं। ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसका इनिशियल मोमेंटम 0 होगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी के संयोग को, ठीक है, प्रोडक्ट, मास इंटू वेलोसिटी, उसको कहते हैं मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो ये रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं हो तो इनिशियल मोमेंटम 0, ठीक है। अब इन लोग रेस्ट में नहीं रहेंगे, जब ये बाहर निकलेगा तो भागेगा तो, है ना, ये अपोजिट फोर्स इस पर लगाएगा तो इसका भी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा। तो मास ले लिया एम डी, वेलोसिटी वी डी, इसका मास ले लिया एम अल्फा वी अल्फा, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इन दोनों के मोमेंटम का एडिशन फाइनल मोमेंटम होगा। तो फाइनल मोमेंटम हो गया पी डी प्लस पी अल्फा, इन दोनों की मोमेंटम को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ पर फिर क्या किया कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम हमेशा बराबर होगा, कंजर्व होता है। तो फिर मैं यहाँ वैल्यू रख दिया, पी आई का वैल्यू 0 रखा हूँ, पी एफ का वैल्यू जो यहाँ पे था वो, तो यहाँ पे हो गया पी डी माइनस पी अल्फा। तो यहाँ में समझ में आ रहा है कि मोमेंटम अपोजिट है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन वैल्यूज एक दूसरे के मोमेंटम का सेम है।
पी डी वैल्यू रख दिए, पी अल्फा वैल्यू रख दिए। हम लोग डायरेक्शन की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो वी डी वैल्यू आ गया एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम डी। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, मिटा कर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन याद रखना। मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, वी इक्वल टू एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम डी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को मिटा रहे हो, इक्वेशन को आप लोग नोट कर लिए होगे, ठीक है। यहां था क्या, वी डी इज इक्वल टू एम अल्फा वी अल्फा अपॉन एम डी। ये वाला जो वैल्यू है जिसको मैं यूज करूंगा बोला हूं, उसको मैं यहाँ पे रख दिया हूं। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं निकालने वाला हूं डिस इंटीग्रेशन एनर्जी, है ना, डिस इंटीग्रेशन एनर्जी। डिस इंटीग्रेशन एनर्जी, तो मैं निकाल रहा हूं डिस इंटीग्रेशन एनर्जी। डिस इंटीग्रेशन एनर्जी मतलब क्या बोला था, क्यू। क्यू मतलब क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ज्यादा इधर आ जाता हूँ, मुझे बार बार मिटाना पड़ता है। मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, डिस इंटीग्रेशन एनर्जी निकाल रहा हूँ। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल मतलब किसका, डॉट, फाइनल में कौन कौन थे, डॉटर थे और अल्फा था। तो डॉटर का काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। ये होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। अब उधर कौन कौन थे, ये फाइनल पहले लिख रहा हूं मैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसका किसका था, डॉटर न्यूक्लियाई का था। और तो डॉटर क्या हो जाएगा, एम डी वी डी प्लस 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कहा ना, यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डायरेक्ट एनर्जी को हम लोग जोड़ दिए, यही फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। हमको क्या निकालना है, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी माइनस क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि 1/2 एम वी स्क्वायर। तो वी मतलब वेलोसिटी, जबकि वो किसमें था, रेस्ट में था। रेस्ट में था मतलब वेलोसिटी जीरो था। अब वेलोसिटी जीरो है तो ना ही काइनेटिक एनर्जी होगा ना ही मोमेंटम। तो ये आ गया, ठीक है। इतना आप लोग समझते जाइए। अब देखो यहाँ तो वी डी दिख रहा है, ये वी डी, ये वी डी। इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रखूंगा। ये सॉल्यूशन में क्यों कर रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला बताता, आपको आगे निकल जाता मैं। उसके पीछे रीजन है। वी डी वैल्यू में रख रहा हूँ, क्या रखूंगा, उधर देखो एम अल्फा वी अल्फा और अपॉन में एम डी। अब ये वी डी वैल्यू में रख दिया। वी डी क्या है, स्क्वायर है, तो इसलिए स्क्वायर लगा देंगे प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये एम डी है, जिसको लिखना एक एम डी और एक एम डी कटा 1/2 एक एम अल्फा और एक वी अल्फा। ये देखो ये दिख रहा है पूरा, इसको पूरा मैं कॉमन ले लेता हूँ, पूरा बाहर निकाल लेता हूँ। 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर, इसको पूरा बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से क्या क्या निकला, 1/2 बाहर निकल गया, एक एम अल्फा निकला, तो एक एम अल्फा यहाँ बचेगा, और वी अल्फा स्क्वायर पूरा निकल गया तो वो नहीं बचा। अपॉन में एक तो एम डी बचा है तो वो बचा, प्लस यहाँ क्या बचा, 1, क्योंकि उसको पूरा निकाल दिया। क्लियर। तो एम अल्फा एम डी, तो यही डिसइंटीग्रेशन है। अभी और आगे चलता हूँ। ये क्या है, देखो काइनेटिक एनर्जी है किसका, अल्फा का। तो हम निकाल रहे हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, है ना। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है अल्फा का, 1/2 एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी किसका, अल्फा का, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बस लिख दिया मैं। इसको देखना, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, 1/m अल्फा अपॉन एम डी। अब इसका मास कितना था देखो तो, मास कितना था, के अल्फा 1 प्लस एम अल्फा। एम अल्फा मतलब मास ऑफ अल्फा। तो अल्फा का मास कितना था, 4 था ना, 2 हीलियम 4। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, ऊपर में 4 अपॉन, और डॉटर का क्या था मास, A-4, ऐसा था। सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा देखना, के अल्फा, ये इधर आ जाएगा A-4 प्लस 4 अपॉन A-4, ठीक है। और ये 4 कटा, तो के अल्फा, और ये आगे A अपॉन A-4 डिस इंटीग्रेशन एनर्जी।
ठीक है, किसका अल्फा का ना डिसइंटीग्रेशन किसका है, अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल का डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। ठीक है, के अल्फा ए अपॉन ए माइनस 4। किसी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में बताए। ज्यादा परेशानी नहीं लेना है आपको, जो भी परेशानी लेना है मैं ले लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन में डाल रहा हूं। पहला कंडीशन ये, फॉर हैवी न्यूक्लियस, फॉर हैवी न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस कैसा है, बहुत ज्यादा हैवी है, भारी है, तो अगर बहुत ज्यादा वजन है तो ए का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। ए का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ए माइनस फोर लगभग किसके बराबर हो जाएगा, ए के ही, क्योंकि समुद्र से एक लोटा पानी निकाले, समुद्र ही रहा वो, क्योंकि ए का वैल्यू बहुत ज्यादा है हैवी न्यूक्लियस के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, और यहाँ पे जब ए आएगा तो ए और ए कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो तब डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अल्फा। अगर आप लोग को बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिख दे, है ना, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फॉर वेरी हाई, है ना, फॉर वेरी हैवी न्यूक्लियस, फॉर वेरी हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, और वहां पे आपको अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ हो, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है हैवी न्यूक्लियस, और पूछा जा रहा है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, जो दिया रहेगा काइनेटिक एनर्जी वही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं, सेकेंड पॉइंट, कि अब यहाँ पे जो एनर्जी निकला डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, टोटल एनर्जी है ना, ये टोटल एनर्जी मतलब क्यू मतलब कि डॉटर और अल्फा डीके दोनों को मिलने वाला एनर्जी। ठीक है, ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी वो अल्फा को मिलता है, अल्फा को कितना मिलता है, 98% एनर्जी का 98% किसको मिलता है, अल्फा को, और बाकी जो बचा है ना, वो बाकी कितना बचा, लगभग 2%, वो किसको मिलता है, डॉटर न्यूक्लियाई को। डॉटर को कितना मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 2% एनर्जी। ठीक है, जितना एनर्जी उसको मैक्सिमम 98% लेकर अल्फा चुपचाप से निकल जाता है, किसी को बिना कुछ बोले, बिना कुछ परेशान करे। क्लियर है, तो यहां तक आप सभी को चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। तो फिर मैं इसको मिटाता हूं, और मिटाने के बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी देखो, अल्फा डीके, है ना, अल्फा डीके कब होता है, हैवी न्यूक्लियाई के लिए, अब एकदम हैवी नहीं, हैवी न्यूक्लियाई के लिए, ठीक है, हैविंग मास नंबर ग्रेटर देन 150, जब ए का वैल्यू 150 से ज्यादा होता है, 150 से ना 150 से ऊपर वाले के लिए ही हमको ये डीके मिलता है। जो अल्फा पार्टिकल जो निकलता है बाहर, है ना, उसका एनर्जी, है ना, अल्फा पार्टिकल का एनर्जी मतलब ई, इसका वैल्यू होता है लगभग 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका एनर्जी होता है, अल्फा पार्टिकल का। अब 4 से 9 मतलब अलग अलग वेरिएशन में रहता है, किसी 4, किसी 5, किसी 6, किसी 7, किसी 8, किसी 9, तो इस रेंज में उसका एनर्जी होता है, किसका, अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल के लिए मैं एक आध चीज और बता देता हूँ। ये पेरेंट था, इस डायग्राम का यूज करूंगा जब मैं गांव पढ़ाऊंगा, पेरेंट, ठीक है, और ये है क्या, डॉटर। ठीक है, डॉटर न्यूक्लियाई, इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको भी ऐसे। तो पेरेंट से डॉटर में ट्रांजिशन, यहाँ पे जो एनर्जी निकला उसको बोलेंगे अल्फा 1, सॉरी एनर्जी बोलता हूँ, जो पार्टिकल निकलेगा अल्फा 1 बाहर निकलेगा, यहाँ पे अल्फा 3, अल्फा 2, ऐसा अलग अलग लिख दिया हूँ, ये सब अल्फा ही है, एनर्जी अलग अलग होते हैं, है ना, ऐसा, इसलिए मैं ऐसा लिख दिया हूँ। तो जब भी पेरेंट से डॉटर में ट्रांजिशन होगा तो अल्फा पार्टिकल को निकाल कर ही होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम को भी याद रखना, इस डायग्राम से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब क्वेश्चन बनेंगे आपको समझ में आएगा। तो ये होता है। अब मैं आपको एक बातें बता देना चाहता हूं कि अल्फा पार्टिकल,
है ना। तो ध्यान से सुनिए, कितना होता है अल्फा पार्टिकल का एनर्जी। अल्फा पार्टिकल जब निकले किसी न्यूक्लियस से, किसी भी न्यूक्लियस से जब अल्फा डीके करता है, जब बाहर निकलता है, तो उसका जो एनर्जी होता है वो 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। कितना? 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को बाहर, है ना, न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए उसका बैरियर होता है, बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, जिसका वैल्यू होता है लगभग 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 30। जबकि अल्फा की एनर्जी कितना है? 4 से 9। तो क्या अल्फा पार्टिकल नाभिक से बाहर निकल पाएगा? सोच कर देखिए, एक बहुत ऊंचा दीवार है, कुतुब मीनार जितना ऊंचा, ऊंचा मान लो, है ना, या उसे थोड़ा बहुत कम ले लो, और क्या बोलते हैं, मैं क्या उस दीवार को, है ना, उस दीवार को पार करके मैं निकल सकता हूँ? क्या उसको पार कर सकता हूँ? नॉर्मल मेरे लिए सोचिए आप, मुझे अल्फा मान लिया, अल्फा मानिए, और मैं क्या उस दीवार को पार करके बाहर निकल सकता हूँ? नहीं निकल सकता। कैसे निकलूंगा? नहीं निकल सकता, बहुत ऊंचा है वो, और मेरे पास इतना एनर्जी है ही नहीं कि मैं जंप मार के वहां चढ़ जाऊं। तो क्या करूंगा मैं? उस दीवार में क्या करूंगा? ठोकूंगा, इधर से गड्ढा करूंगा चीनी हथौड़ी लेके, और जब गड्ढा कर लूंगा चीनी हथौड़ी लेके बढ़िया सा, तो एक क्या बन जाएगा मेरे लिए? आने जाने के लिए एक दरवाजा बन जाएगा, सुरंग बन जाएगा। ठीक है। तो उसी प्रकार अल्फा पार्टिकल का एनर्जी इतना कम होने के बावजूद, है ना, वो क्या न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। कारण क्या है? टनलिंग इफेक्ट। क्या है? टनलिंग इफेक्ट, सुरंगन प्रभाव। वो न्यूक्लियस में सुरंग बनाकर निकलता है बाहर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकल ही नहीं सकता, क्योंकि उसका पोटेंशियल बैरियर बहुत ज्यादा होता है, मतलब दीवार का ऊंचाई बहुत ज्यादा होता है। 30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए जंप करके बाहर जाने के लिए, इसके पास तो 4 से 9 ही है। ठीक है। तो इतना बात समझा दिया आपको, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर अब मुझे कमेंट में बताना, और आ गया तो भी कमेंट में बताना, मतलब कमेंट में तो बताना ही बताना है। ठीक है। आगे बढ़े तो बस एक दो चीज और बताऊंगा, बस उसके बाद मेरा तरफ से हो गया समझना। ठीक है। अब मैं बता रहा हूं गाइगर लॉ। क्या बता रहा हूं? गाइगर लॉ। गाइगर लॉ क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का एनर्जी अलग अलग था, 4 5 6 7 8 9 तक था, है ना। तो अगर एनर्जी अलग अलग है तो उसका स्पीड भी अलग अलग होता है। स्पीड, समझ रहे हो, है ना। जैसे मान लो दो लोग हैं, मैं और जो भी है ना, कोई दूसरा आदमी है, और दोनों दोनों हम लोग दौड़ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड में अंतर रहेगा ना। हम लोग अपना पूरा ताकत लगा देंगे, जितना ऊर्जा रहेगा पूरा लगा देंगे, लेकिन उसके पास ऊर्जा अलग होगी, मेरे पास ऊर्जा अलग होगी। वो अपना पूरा ऊर्जा लगा रहा है, मैं भी अपना पूरा ऊर्जा लगा रहा हूँ, पूरा एनर्जी लगा दे रहे हैं। लेकिन एनर्जी, अगर जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्पीड भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसका एनर्जी कम होगा उसका स्पीड भी कम होगा। तो आप तो देखिए, अल्फा पार्टिकल का एनर्जी 4 से 9 के बीच अलग अलग होता है ना, 4 5 6 7 8 9, तो एनर्जी अलग होगा, तो उसका वेलोसिटी भी अलग अलग होगा कि नहीं होगा? और वेलोसिटी अलग है तो उसका रेंज भी अलग होगा। रेंज मतलब कितना डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएगा, है ना। क्लियर बात है कि 1 मीटर जाएगा नहीं जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा नहीं जाएगा, उसके वेलोसिटी के हिसाब से मालूम चलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो अल्फा पार्टिकल है ना, उसका रेंज अलग अलग होता है। ठीक है। तो 3 प्रकार के रेंज होते हैं, है ना। तो गाइगर जो थे साइंटिस्ट, वो अपना एक नियम दिए, उस नियम के तहत ही रेंज को डिफाइन किया गया। तो रेंज रेंज जो है प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के पावर 3/2 के। ठीक है। अब मैं ये वाली बातें कह रहा हूं, अब यहां फिर मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं कि ज्यादा अंदर घुसे बिना आप इसको याद रख लें। ठीक है। रेंज होता है 3/2, दूसरा होगा रेंज 3, तीसरा होगा रेंज 4। ये तीनों को याद रखें। अब मैं 3 तो क्यों लिखा हूं? तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल अलग अलग है ना, तो सबका अलग अलग होगा। देखो, ये वेलोसिटी सबसे कम है 3/2, इससे ज्यादा 3 है, उससे ज्यादा 4 है। इस प्रकार जितने अल्फा पार्टिकल हैं उसका जो वेलोसिटी पर डिपेंडेंसी है उनके रेंज का, जिसका वेलोसिटी ज्यादा उसका रेंज ज्यादा।
जिसका वेलोसिटी कम उसका रेंज कम, तो जो कम कम डिस्टेंस तक जाएगा उसकी एनर्जी भी कम होगा, है ना। तो इसको बोलते हैं लो रेंज अल्फा पार्टिकल, है ना। ये क्या है, लो रेंज अल्फा पार्टिकल। ये कौन सा रेंज है, मीडियम रेंज अल्फा पार्टिकल। और ये है क्या बोलते हैं, लो के बाद हाई बोलते हैं क्या, हाई रेंज अल्फा पार्टिकल। तो रेंज, ये आर जो है रेंज है, तो रेंज ऐसा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो लो मीडियम हाई 3/2, फिर इसको हटाए 3, फिर 4, 3/2 3 4, 3/2 3 4, याद रखना है बस। अब इसी में एक और प्रोपोर्शनल कर लो एनर्जी का। अच्छा, यहां मैं एक सॉल्यूशन दे रहा हूं, देखना। आपको मालूम है 1/2 mv², है ना। ये काइनेटिक एनर्जी है, मैं ई से शो कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी किसे शो कर रहा हूं मैं, ई से शो कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये 1/2 m कांस्टेंट है ना। तो v² बराबर ए प्रोपोर्शनल टू ई, है कि नहीं। अब ये 2 को यहां ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/2, क्लियर है। अब दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, एनर्जी का 3/2। तो जहां 3 है वहां पे क्या आ जाएगा, एनर्जी के पावर में 3/2। अब अगर यही मैं 3/2 का मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे क्या है ना, तो यहाँ पे क्या आता, 3/4 आता। तो 3/2 के लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी 3/4। अच्छा, मुझे 4 चाहिए। अगर यहाँ मैं 4 का, यहाँ पे क्या था 1/2 था ना पहले, ये देखो ये वाला, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करूंगा 4 हो जाएगा, 2 कटेगा तो एनर्जी का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लेना। मैं सच बता रहा हूं आप लोग को एक बात, मेरा बात एकदम ध्यान से सुनिए, मैं दावा कर सकता हूं जितने भी क्लासेस ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस खरीद कर जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो ये सब पढ़ाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आएगा नहीं एग्जाम में। क्यों, क्योंकि सिलेबस में ये वर्ड दिया नहीं है। लेकिन आपको थोड़ी मालूम है कि सीजी व्यापम तो भंग हो चुका है, एग्जाम कौन लेगा। और सीजी व्यापम के अलावा जो भी संस्था एग्जाम लेता है थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन देता है। व्यापम का क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हुआ करता था, जितना मैं समझ रहा हूं, जितना मैं जानता हूं मेरे हिसाब से, या इसको ऐसा बोला जाए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरे नजरों में। लेकिन दूसरा एसएससी या फिर सीजीपीएससी अगर एग्जाम ले तो लेवल बढ़ेगा तो ये आपको काम आएगा, ठीक है। याद रखना, मैं कहा हूं आपको कि यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ आपका रैंक बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, बढ़िया से नोट्स बनाना पड़ेगा, तो बढ़िया से नोट्स बनाना, ठीक है। और ये आपको बता दिया, और इतना ही बताने के बताकर मैं अल्फा डीके के लिए अपने वाणी को विराम देता हूं। अभी तक आप लोग समझ गए, अल्फा डीके हो चुका है। बीटा डीके में ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना बता देता हूं मैं। तो हमारा है बीटा डीके हो गया। इसके 3 है ना। बीटा डीके क्यों होता है बता चुका हूं, n/p रेशियो इम्प्रॉपर होता है, तो प्रॉपर n/p रेशियो अचीव करने के लिए बीटा डीके होता है। बीटा डीके 3 प्रकार का होता है। एक होता है बीटा माइनस डीके। बीटा माइनस डीके क्या होता है, बीटा माइनस डीके, हेलो, तो ये रहा बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, कोई न्यूक्लियस है Z और A, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन, है ना, इसे बोलेंगे बीटा माइनस। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसको जो है दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए Z जो है +1 होना चाहिए, Y इधर A में कोई चेंजेस नहीं आएगा, Z में चेंजेस आएगा, 1 बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा ही न्यूट्रिनो निकलता है, न्यूट्रिनो ये नया पार्टिकल है, इसके बारे में बताया था पॉली ने। पॉली का ये हाइपोथेसिस है, पॉली हाइपोथेसिस। इसके बारे में हम बात ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। पॉली हाइपोथेसिस क्या बोलता है, छोटे शब्दों में सुन लीजिए कि सिर्फ इतना, अगर न्यूट्रिनो को मैं हटा दूं तो बाकी जो हमको दिख रहा है उसके चक्कर में यूनिवर्सल कंजर्वेशन जो लॉस हैं, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, ये सब वायलेट हो रहे थे, है ना। तो वो उसी वायलेशन से बचने के लिए पॉली ने अपना
है ना, सोचा, इमेजिन किया कि कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल होता होगा जो इलेक्ट्रॉन के साथ निकलता होगा, जिसका चार्ज नहीं होगा, चार्जलेस होगा, मासलेस पार्टिकल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ जब भी कोई पार्टिकल निकलता है तो फिर उसका एक एंटी पार्टिकल भी निकलता है, तो एंटी पार्टिकल को बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो, जो इलेक्ट्रॉन के साथ निकलता है। ये हो गया आपका बीटा माइनस डीके, है ना। आप किसी भी चीज पर आप देख सकते हो, है ना। आपको इसमें बताने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं लग रहा है, आप इसके एग्जांपल्स भी देख लेना। ठीक है, बाकी आते हैं सेकंड में। सेकंड होता है बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके मतलब क्या निकलेगा यहाँ पे, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन कैसे निकलेगा, ऐसे आपको तो मालूम चल ही गया है अब कि एक पॉजिट्रॉन निकलेगा +1 E0, तो ये निकलेगा जिसके साथ, है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए Z-1 Y और ए में कोई चेंजेस नहीं, एक कम हो गया, साथ में निकलेगा न्यूट्रिनो। ठीक है, तो है ना। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, कोई न्यूक्लियस होता है Z और A, ये चलते फिरते इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, कैप्चर करेगा Z-1 हो जाएगा इधर Y और A। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो ये 3 प्रकार के ही बीटा डीके होते हैं। बीटा डीके स्पेक्ट्रम, मैं बात कर रहा हूँ बीटा डीके स्पेक्ट्रम की, तो बीटा स्पेक्ट्रम की अगर बात करूं तो इसका एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम जो है एक्सरे जैसा होता है। कैसा होता है, एक्सरे जैसा, कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। इस तरफ एनर्जी होता है और इस तरफ होता है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, कितने बीटा पार्टिकल निकले। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होगे कि यहाँ पे सबसे हाई पिक मिल रहा है। हाई पिक मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा बीटा पार्टिकल निकला है। बहुत ज्यादा बीटा पार्टिकल जो निकलता है उसका एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, मतलब इस तरफ आगे जाएगा, जितना आगे जाएगा उतना एनर्जी बढ़ते जाएगा, तो आगे की एनर्जी को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी का 1/3, 1/3, है ना, तो 1/3 एनर्जी लेकर ज्यादा पार्टिकल निकलते हैं। और ई मैक्सिमम वाले बहुत कम पार्टिकल, देखो नीचे है ना ग्राफ, तो बहुत कम पार्टिकल है, बहुत कम पार्टिकल ई मैक्सिमम एनर्जी लेता है। मैक्सिमम पार्टिकल की एनर्जी, हाँ, मैक्सिमम पार्टिकल की एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी का 1/3 होता है। तो बीटा डीके के लिए इतना ही, इसमें ज्यादा मुझे जानकारी देने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो इसी सिर्फ बीटा डीके में आपके लिए 1 से 2 घंटे का वीडियो लेक्चर तैयार कर सकता हूं और बता भी सकता हूं। जब मैं नेट सेट का एक नया प्लेलिस्ट तैयार करूंगा और नेट सेट की जब तैयारी कराऊंगा, उसमें मैं एकदम बेहतर से बीटा डीके समझाऊंगा। उसमें बीटा डीके जब समझाऊंगा तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और अभी हम लेक्चरर के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो उसके लिए इसके आगे बताने की मुझे आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रहा है। जितना है उतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना आप पढ़ें, इतना ही याद रखें, इतना ही नोट करके आप रखें। ठीक है, इतना हो गया, ये बीटा डीके मेरी तरफ से खत्म। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग गामा डीके। चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं गामा डीके। गामा डीके में भी ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, गामा डीके कब होता है। ठीक है, तो गामा डीके की बात मैं पहले ही बोल चुका हूं, जब अल्फा डीके होता है या फिर बीटा डीके होता है। जैसे ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये डॉटर न्यूक्लियाई है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ डीके किया या फिर यहाँ से यहाँ डीके किया, क्या निकलेगा, अल्फा निकलेगा या फिर बीटा निकलेगा। अगर ऐसा होता है, डीके होने के बाद उनके पास कुछ एनर्जी रह जाती है, उस एनर्जी को छोड़कर वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, रेडिएशन रिलीज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गामा, है ना। कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, गामा। तो गामा रेडिएशन ये है। ठीक है, गामा रेडिएशन निकलने से, है ना मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई मास नंबर, है ना, और प्रोटॉन या फिर Z और A में कोई चेंजेस नहीं होती। Z और A में कोई भी चेंजेस नहीं होती है, कोई चेंजेस नहीं होती है। इसका जो गामा फोटोन बोलते हैं, इसको फोटोन ही बोल सकते हो, है ना, गामा फोटोन या फिर गामा रेडिएशन। इसका जो मैक्सिमम जो गामा फोटोन है, उसका एनर्जी लगभग 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, गामा रेडिएशन, गामा डी के ही जो है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, जो न्यूक्लियस होते हैं ना, डिस्क्रीट हिंदी में बोलते हैं विविक्त। ठीक है, तो जो एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे कि बीटा का होता है ऐसा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कैसा होता है, कंटिन्यूअस। बीटा का एक्सरे का, इनका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना। लेकिन जब गामा रेडिएशन ही इस बात की पुष्टि करता है ना, गामा रेडिएशन ही इस बात की पुष्टि करता है कि जो न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो एनर्जी स्पेक्ट्रा होता है वो डिस्क्रीट होता है ना, लेवल वाला होता है। ये कौन बताता है, यही बताता है गामा रेडिएशन, गामा डीके, है ना। और गामा डीके करने पर कुछ भी चेंजेस यहाँ पे नहीं दिखाई देगी, ना ही एटॉमिक नंबर पर और ना ही मास नंबर पर। ठीक है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है।
इसलिए गामा के जो रेडिएशन होता है उसमें इलेक्ट्रिक मल्टीपोल होते हैं, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल होते हैं और मैग्नेटिक मल्टीपोल होते हैं। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के पार्ट्स होते हैं। अब कोई भी आपको इक्वेशन देगा, इक्वेशन देकर अगर पूछता है कि कौन सा इलेक्ट्रिक पोल है, कौन सा मैग्नेटिक पोल है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके लेक्चरर के एग्जाम में आएगा, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। ठीक है, और आएगा भी नहीं, है ना। तो गामा रेडिएशन यही है ना। मल्टीपोल रेडिएशन के बारे में आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं है, तो गामा रेडिएशन इतना ही। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ दोबारा कि गामा रेडिएशन में ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा मेहनत हम करेंगे नहीं, बीटा में भी ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन उसके इक्वेशन याद होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, अगर बीटा डीके बोले, सिर्फ बीटा डीके हो रहा है और इक्वेशन दिया रहे, है ना, बीटा डीके होने पर क्या होगा, तो बीटा डीके, जब नॉर्मल बीटा डीके की बात करते हैं वहां पे आपको स्पेशली नहीं बताया जाएगा कि बीटा माइनस डीके हो रहा है कि बीटा प्लस डीके हो रहा है। तब आप ध्यान रखें कि जब बीटा डीके बोला जाए तो सिर्फ बीटा माइनस को ही सोचना। आप किसको सोचेंगे, बीटा माइनस के बारे में क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है, यही समझ कर चलना अगर सिर्फ बीटा डीके लिखा है तो। और स्पेशली बीटा माइनस और बीटा प्लस ऐसा करके उसमें दिया है तो आपको बता दिया हूँ, लेकिन सिर्फ बीटा डीके लिखे मतलब बीटा माइनस डीके है। तो ये आपका गामा अल्फा बीटा गामा डीके आपको समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ऐसे ही कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, सबका हेल्प हो। ठीक है, तो इसीलिए मेहनत करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।